हाय फ्रेंड, 24 एंड 25 सितंबर का करंट अफेयर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो हम देखते हैं एसडीजी समिट के बारे में। एक न्यूज आई है, व्हाट इज एसडीजी समिट एंड व्हाई इट इज इन न्यूज। इन द हाई लेवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोचे। ये समिट 2023 में हेल्ड हुआ था न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड लीडर्स एंडोर्स्ड अ रिजोल्यूट पॉलिटिकल डिक्लेरेशन आउटलाइनिंग देयर शेयर्ड कमिटमेंट टू क्रिएट अ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव वर्ल्ड बाय 2030। इसमें न्यूयॉर्क में ये समिट हुआ था जिसमें वर्ल्ड के जो लीडर्स थे उन्होंने ये प्रॉमिस किया, एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन की कि वो 2030 तक एक सस्टेनेबल और इंक्लूसिव वर्ल्ड को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अपना योगदान करेंगे। एसडीजी कमिट जो है, व्हाट इज द एसडीजी कमिट अबाउट, किसके बारे में ये एसडीजी कमिट। 2030 का एजेंडा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर और इसके 17 एसडीजीज है, एक ग्लोबल प्लान है ये एक्शन का, ड्राइव करने के लिए इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और सोशल वेलबींग वाइल प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को लेके आना है और सोशल वेलबींग को लेके आना है। मतलब हम एक ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसमें हम सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के बारे में भी सोच रहे हैं। कंट्रीज ने एस्टेब्लिश किया था हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू बूस्ट एफर्ट्स टू अचीव द गोल्स। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कंट्रीज ने क्या एस्टेब्लिश किया है, हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। ठीक है, ताकि अपने गोल तक जल्दी से जल्दी अचीव कर ले। HLPF हर साल मीट करता है अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल टू रिव्यू प्रोग्रेस। हर साल जब वो मीट करते हैं तो वो अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं, जो भी ऑब्स्टिकल है उनको एग्जामिन किया जाता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है उनको एक्सचेंज किया जाता है और जो न्यू एक्शन है उनको रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, कंट्रीज अग्री करती हैं कि हर 4 साल बाद HLPF मीट करेगी अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द जनरल असेंबली एट द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। 2019 में इसकी पहली सबमिट हुई थी। HLPF अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द जनरल असेंबली वाज कन्वेन्ड इन न्यूयॉर्क में ये सबमिट हुई थी सिंस द एडॉप्शन ऑफ 2030 एजेंडा इन 2015। और ये एजेंडा जो है कि 2030 तक गोल रीच करना है, 2015 में क्या किया था, अडॉप्ट किया था। सेकंड जो इसकी सबमिट है वो भी न्यूयॉर्क में हुई थी और वो एक प्रेसिडेंट जो थे जनरल असेंबली के, उन्होंने उसको चेयर किया था। इससे क्या हुआ, एडॉप्शन हुआ किसका, पॉलिटिकल डिक्लेरेशन का, गियरिंग अप फॉर अ डेकेड ऑफ एक्शन एंड डिलीवरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को लेके चलना है। अब इसमें क्या क्या आता है, पहला गोल है नो पॉवर्टी। हम सब जानते हैं कि इंडिया में, वर्ल्ड में पॉवर्टी की क्या, आप जब उसको देखेंगे पॉवर्टी कितने लोग पुअर है, उसका डेटा जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लार्ज नंबर जो लोग हैं वो पुअर है वर्ल्ड में। उसके बाद आता है सेकंड नो हंगर, कोई भी सिंगल पर्सन भी भूखा ना रहे। थर्ड गोल इज गुड हेल्थ, सबकी हेल्थ अच्छी रहे। फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन, सबको क्वालिटी मिले एजुकेशन की, जेंडर इक्वालिटी रहे, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मिले, रिन्यूएबल एनर्जी मिले, गुड जॉब्स मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो, इनोवेशन हो और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज को बिल्ड करना है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस होना चाहिए, क्लाइमेट
एक्शन, क्लाइमेट पे भी हमें काम करना है, जो भी ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम से कम करना है। जो वाटर में जो एनिमल है, कहाँ पे, ओशंस में जो रहते हैं, जो वाटर मरीन जो एनिमल्स है बेसिकली, उनके बारे में भी हमें सोचना है। लोग जो लैंड पे जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में भी सोचना है। पीस एंड जस्टिस के बारे में सोचना है। पार्टनरशिप करनी है गोल्स के लिए। ये ग्लोबल गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब आती है बात, इस सबमिट की हाइलाइट्स क्या हैं, थीम्स। पहला है कि कमिटमेंट सबका शेयर्ड है, जो भी गोल्स अचीव करने हैं सबके सेम है। आर चेंज्ड वर्ड, प्रोग्रेस एंड रिमेनिंग गैप्स एंड चैलेंजेस। प्रोग्रेस करनी है हमें, और जो गैप जो है, जो भी चैलेंजेस में गैप आ रही हैं उनको क्या करना है, हमें कम करना है। टर्निंग आवर टुवर्ड्स 2030 है कि हमें अपने वर्ल्ड के लिए, ये जो वर्ल्ड है वो एक बेटर प्लेस बनाना है रहने के लिए। आर शेयर कमिटमेंट है रिव्यू करने के लिए इस प्रोग्रेस को और एक्सेलरेट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन किसका, 2030 के एजेंडे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। एडीज अब्बा एक्शन एजेंडा reaffirm this agenda as integral part of the 2030 agenda. Rio Declaration on Environment and Development reaffirmed to the principle of common but differentiated responsibility. Responsibility common है but रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्रेंशिएटेड है। डिफ्रेंशिएटेड कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ऐसी कंट्री की बात करूं कि वहां पे जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी ज्यादा है, ठीक है, पॉवर्टी ज्यादा है, अनएजुकेटेड लोग ज्यादा है, राइट, अनएजुकेटेड लोग ज्यादा है, लोगों की जो हेल्थ कंडीशन है वो भी ज्यादा है, तो इन लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग होगी एज कंपेयर टू दोज पीपल जहां पे ये डेटा हमारे पास क्या हो, कम हो, लो हो, राइट। ग्लोबल एक्सेलरेटर ऑन जॉब्स एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर जस्ट ट्रांजिशन appreciated this initiative which is led by ILO and UNDP that will create at least 400 million jobs primarily in the green। ये क्या करेगा कि 400 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करेगा, प्राइमरीली किसमें, ग्रीन में, डिजिटल में और केयर इकोनॉमीज में, एंड एक्सटेंड करेगा सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर्स टू 4 बिलियन पीपल बाय 2030। ये इनका गोल है, राइट। आर चेंज वर्ड, प्रोग्रेस एंड रिमेनिंग गैप्स एंड challenges. There is a need for immediate course correction. Immediate course correction की नीड है, acceleration की भी नीड है प्रोग्रेस के लिए towards achieving the SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। कोविड पैंडेमिक की वजह से हमारी इकोनॉमी में इतने लैग्स देखे गए, तो हमें एक नीड है कि हमें करेक्शन करना है, एक्सेलरेशन करना है प्रोग्रेस का, इनको अचीव करने के लिए, राइट। क्योंकि कोविड पैंडेमिक में हमने देखा कि कितना बद से बदतर हालात हो गए थे। गैप इन फंडिंग, एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो भी फंडिंग गैप है वो राइजन हुई है $2.5 ट्रिलियन से बिफोर द पैंडेमिक टू एन एस्टिमेटेड $4.2 ट्रिलियन। मतलब फंडिंग तो आ रही है, राइट। Vienna Program of Action encouraged the progress of the program in addressing the challenge of landlocked developed countries, right? Samoa Pathway encouraged the progress of small island developing state. Samoa is small, it is a small island developing state accelerated modalities of action pathway, which was the outcome of third international conference on small island developing states। जो small island developing states है, इसने एनकरेज किया था प्रोग्रेस किसका, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स का, एक्सेलरेटेड मोडालिटीज ऑफ एक्शन पाथवे। ये किसका आउटकम था, थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स पे, ठीक है। दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन
committed to the full implementation of the program, which is a 10-year strategy to help world's 46 most vulnerable countries. 10 साल की स्ट्रेटेजी है जिसमें वर्ल्ड की जो 46 मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज है अचीव करना है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर LDC फॉर द डेकेड 2022 से 31 तक के लिए. कॉल टू एक्शन, टर्निंग आरवर्ड टुवर्ड्स 2030. समिट ने कमिट किया था कंटिन्यूअस, फंडामेंटल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव और अर्जेंट एक्शंस लेगी ये सारे लेवल्स पे बाय ऑल स्टेक होल्डर्स ओवरकम करने के लिए क्राइसिस को, ऑब्स्टिकल को जो हमारा आज वर्ल्ड फेस कर रहा है. वर्ल्ड सोशल समिट 2025. लुक फॉरवर्ड टू द प्रपोज्ड वर्ल्ड सोशल समिट इन 2025 and emphasize that the summit outcome should given momentum. इसको हमें momentum भी देना है towards the implementation of 2030 एजेंडा. हम क्या करने हैं, लुक फॉरवर्ड टू द प्रपोज्ड वर्ल्ड, एक वर्ल्ड सोशल समिट आएगा 2025 में और हमें इसको क्या एम्फेसाइज इंपॉर्टेंस दी है कि समिट का आउटकम जो भी होगा उसको एक मोमेंटम देना है. किसके लिए, ताकि ये जो 2030 का एजेंडा है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके. एजुकेशन रिकग्नाइज करना है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और केयर जनरेट कर सकती है सब्सटेंशियल बेनिफिट्स फॉर चिल्ड्रन एंड टुक नोट ऑफ 2022 UN ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन समिट. एजुकेशन पे भी बात होगी, वाटर रिलेटेड इश्यूज भी सॉल्व होंगे. It took note on international decade for action, water for sustainable development. पानी की बहुत कमी है वर्ल्ड में, तो हमें क्या करना है, वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 2018 से 28 तक का ये गोल है एंड वाटर रिलेटेड गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ द 2030 एजेंडा. कुछ जो गोल्स रह जाते हैं उनको 2030 एजेंडा में डाल दिए गए हैं. एंड कमेंडेड द कन्वेनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस. एक वाटर कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन की. न्यू अर्बन एजेंडा क्या है, कमिटेड टू मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव. ये क्या कर रहा है कि ये एक ह्यूमन सेटलमेंट्स को एंड ये जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है और सिटीज है और जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है उनको इंक्लूसिव बना रहा है, सेफ बना रहा है, रेजिलिएंट बना रहा है, सस्टेनेबल बनाना है थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एजेंडा. इस एजेंडा को इम्प्लीमेंट करके कंट्रीब्यूट भी करना है अचीवमेंट में और लोकलाइजेशन में ऑफ द 2030 एजेंडा. 10-year framework of program on sustainable consumption and production pattern. It is recommitted to make fundamental changes in our consumption and production pattern. जो भी हमारा consumption pattern है और production pattern है उसमें हमें fundamental changes बनाने हैं through the implementation of 10-year framework. 10 साल का जो framework है उसको implement करके. फिर आता है नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी. रिन्यूएबल एनर्जी की जब बात होती है तो ये कमिटेड है इंक्रीज करने के लिए शेयर किसका, रिन्यूएबल एनर्जी का, किसमें, ग्लोबल एनर्जी मिक्स में बाय 2030. सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 2030. इट इज रिकमिटेड टू द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क टू प्रमोट आवर डिजास्टर रिस्क इन्फॉर्म्ड अप्रोच. इसमें हम क्या करने, प्रमोट कर रहे हैं डिजास्टर रिस्क इन्फॉर्म्ड अप्रोच. किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, लोकल पे, नेशनल पे, रीजनल पे और ग्लोबल लेवल पे. कन्वेंशन हुआ है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे भी, ये कन्वेंशन कमिटेड है अर्जेंट एक्शन लेने के लिए, होल्ड करने के लिए और रिवर्स करने के लिए बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030. जो भी बायोडाइवर्सिटी के लॉस हुए हैं डेवलपमेंट की वजह से तो उनको क्या करना है, हमें रिवर्स करना है. UNC यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. इट इज अफर्म टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. जैसे लैंड डिग्रेडेशन हुआ है, ड्रॉट आई है, फ्लड्स आती हैं, सैंड आई है, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, एंड टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी. जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का उसको न्यूट्रल करना है, राइट. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी. इसका क्या है, इसने इंपॉर्टेंस दी है नीड
को एनहेंस करने के लिए कन्वेंशन विद जो प्रोवाइड करेगा लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशंस एंड देयर रिसोर्सेज। ओशंस को यूज करना है हमें सस्टेनेबल वे में, उनकी रिसोर्सेज को यूज करना है। उसके बाद आता है इंटरो गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, ये सपोर्ट करती है वर्क किसका, आईएनसी का, इंटरो गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का, डेवलप करने के लिए एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट, किस पे, प्लास्टिक पे, पॉल्यूशन पे, इंक्लूडिंग इन द मेरीन एनवायरनमेंट बाय 2024। ऑफिशियल डेवलपमेंट assistance urged the developed countries to achieve the target of 0.2% of gross national income for ODA, official development assistance to developing countries। 0.7% क्या करना है, अपनी ग्रोस नेशनल इनकम को किसको देना है, डेवलपिंग कंट्रीज को, एंड 0.15 to 0.20% ऑफ ODA टू LDC, राइट। इसका रेफरेंस क्या है, आप पढ़ सकते हैं डाउन टू अर्थ में SDG समिट जो हुई है पॉलिटिकल डिक्लेरेशन हुआ है, एंड SDG समिट हुई है पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, एक बार, ठीक है। तो इसमें ये न्यूज़पेपर में ये है न्यूज़, आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। अब आता है ब्रीच ऑफ प्लैनेटरी बाउंड्रीज, ये न्यूज में क्यों है, हम अभी इसको देखते हैं। Breach of the planetary boundaries, why news, क्यों है न्यूज, स्टडी हुई है अर्थ की beyond 6 of 9 planetary boundaries, beyond 6 of 9 planetary boundary by a group of scientists has found out that out of the 9 planetary boundaries humans have breached 6, कि ह्यूमन जो है वो 6 हम देखते हैं कि सिर्फ 6 प्लैनेट्स की बाउंड्रीज को हमने ब्रीच किया है अभी तक। प्लैनेटरी बाउंड्रीज होती क्या है, पहले ये देख लेते हैं। प्लैनेटरी बाउंड्रीज जो है वो थ्रेशोल्ड है जहां पे विद इन विच ह्यूमैनिटी कैन सर्वाइव, ह्यूमैनिटी सर्वाइव कर सकती है, डेवलप करती है एंड थ्राइव फॉर जनरेशंस टू कम। कुछ 9 प्लैनेट्स में 9 प्लैनेट्स में 6 प्लैनेट्स ऐसे हैं जहां पे हम ब्रीच कर सकते हैं। इट सेट्स लिमिट ऑन हाउ मच ह्यूमन कैन बी अलाउड टू इम्पैक्ट नॉट ओनली द क्लाइमेट, इसने लिमिट्स भी सेट किया कि कितने जो ह्यूमन है दे कैन बी अलाउड टू इम्पैक्ट नॉट ओनली द क्लाइमेट बट ऑल्सो अदर ग्लोबल प्रोसेसेस that are essential for maintaining conditions on the planet to support modern civilization। मतलब क्या है, इसने लिमिट भी दी है कि कितने ह्यूमन को अलाउड करेगा इम्पैक्ट करने के लिए, क्लाइमेट को नहीं बल्कि ऑल्सो दूसरी ग्लोबल प्रोसेसेस को भी जो जरूरी है, एसेंशियल है मेंटेन करने के लिए कंडीशन किस पे, प्लैनेट्स पे, ताकि वहां पे सिविलाइजेशन का, मॉडर्न सिविलाइजेशन का सपोर्ट हो सके। प्लैनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क डेवलप हुआ था 2009 में और इंक्लूड्स करता है 9 प्लैनेट बाउंड्रीज जो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कैप्चर करता है सारी जो प्रोसेसेस है जो क्रिटिकल है मेंटेन करने के लिए अर्थ सिस्टम स्टेट। जैसे अर्थ का जो सिस्टम है ऐसी स्टेट हम कहीं ना कहीं उन प्लैनेट्स पे बन सकती है। हर एक बाउंड्री के लिए कंट्रोल वेरिएबल्स हैं चोजन है कैप्चर करने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस एट द प्लैनेटरी लेवल ऑफ द बाउंड्री इन फोकस। तो हर एक बाउंड्री के लिए कंट्रोल वेरिएबल चोज किए हैं कैप्चर करने के लिए, क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस को देखने के लिए प्लैनेटरी लेवल पे बाउंड्री की वो भी फोकस में रहेगा। प्लैनेटरी बाउंड्री जैसे बायोस्फीयर इंटीग्रिटी है, क्लाइमेट चेंज है, नोवल एंटिटीज है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन है। ये कंट्रोल वेरिएबल क्या है, हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन रेडिएटिव फोर्सिंग, एक मेजर है बैलेंस का, एनर्जी का, कहाँ से, सनलाइट से जो हिट करती है अर्थ को, इन कंपैरिजन विद थर्मल एनर्जी द प्लैनेट लॉसेस। कुछ थर्मल एनर्जी जो प्लैनेट भी लॉस करता है और एक वो एनर्जी है जो सन से कहाँ पे आती है,
हमारे प्लैनेट्स पे जाती है। नोवेल एंटिटीज, प्लास्टिक का लेवल, कंक्रीट, सिंथेटिक जो केमिकल्स है, जीन मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जो पाए नहीं जाएंगे ऑन अर्थ इफ ह्यूमन वर नॉट हियर। तो अगर ह्यूमन नहीं रहते हैं यहाँ पे तो ये अर्थ पे पाए नहीं जाते। एंथ्रोपोजेनिक रिलीज जो है मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स का, जो डिस्ट्रॉय करता है ओजोन के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कुछ ऐसे भी एंथ्रोपोजेनिक रिलीज हैं जो ओजोन जो है हमारा, जो प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को कहाँ से, हार्मफुल रेज से, सन की। तो वो ही नहीं रहेंगे बिकॉज हमारे पास जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो डिप्लीट कर रहा है हमारी ओजोन लेयर को। फ्रेश वाटर चेंज, ह्यूमन इंड्यूस इम्पैक्ट है ये किस पे, ब्लू वाटर पे, जो लेक में पाया जाता है, रिवर में और रिजर्वॉयर्स में। ग्रीन वाटर क्या है, ये अवेलेबल है सॉइल में प्लांट्स के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग क्या है, हम इसमें ट्रैक कर सकते हैं वेरियस पार्टिकल्स को एंथ्रोपोजेनिक एमिशन से, जो क्लाउड फॉर्मेशन को भी अफेक्ट करता है, ग्लोबल एंड रीजनल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को भी इफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ओशन एसिडिफिकेशन है जिसमें पीएच का रिडक्शन हो सकता है, ओशन का एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम पे रिडक्शन हो गया है पीएच का। लैंड सिस्टम चेंजेस किसमें, लैंड यूज में, स्पेशली कन्वर्जन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टू फार्मलैंड, जिसमें हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, फार्मलैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। बायो जियोकेमिकल फ्लो, ऑल्टरेशन हो रहा है किसमें, नेचुरल फ्लोज में और फॉर्म्स में, नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस साइकिल का, जो एसेंशियल एलिमेंट्स है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ये सब हो रहा है। स्टडी ये क्या रिवील करी है, जो स्टडी हुई है प्लैनेटरी बाउंड्रीज की, कि 6 में से नो प्लैनेटरी बाउंड्रीज हैव बीन ट्रांसग्रेस्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड पॉल्यूशन। इसमें क्या है कि 6 नो प्लैनेट्स में जो 6 प्लैनेट्स हैं वो ट्रांसग्रेस्ड हुए हैं बिकॉज ह्यूमन ने जितना पॉल्यूशन इंड्यूस किया है और डिस्ट्रक्शन भी हुआ है नेचुरल वर्ल्ड का। प्लैनेटरी बाउंड्रीज वो छह प्लैनेटरी बाउंड्रीज हमारी क्या है, क्लाइमेट चेंज पे कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है, बायोस्फीयर की जो इंटीग्रिटी है वो भी इफेक्ट हुआ है, फ्रेश वाटर चेंज में भी इफेक्ट हुआ है, लैंड सिस्टम में भी चेंज हुआ है, बायोजियोकेमिकल फ्लोज में भी चेंज हुआ है, नोवल एंटिटीज में भी क्या हुआ है, हमारा चेंज हुआ है। राइट, ये ब्रीच्ड प्लैनेटरी बाउंड्रीज है जिसपे इम्पैक्ट हुआ है ह्यूमन के सेटलमेंट्स का। दूसरी जो प्लैनेटरी बाउंड्रीज है जैसे एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग और ओजोन डिप्लीशन रिमेन विद इन द कॉन्स्टेंट, जबकि ओशन एसिडिफिकेशन इज क्लोज टू बीइंग ब्रीच्ड। कहीं ना कहीं ओजोन का जो डिप्लीशन है, ओजोन वो अभी उतना ही ज्यादा लेवल पे नहीं हुआ है, लेकिन जो ओशन का जो एसिडिफिकेशन है, ओशन का एसिडिफिकेशन वो एक कंसर्न है हमारे लिए। बायोजियोकेमिकल फ्लो बाउंड्री ये रिफर करता है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन साइकिल को। वाइड स्प्रेड यूज जब हम करेंगे नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का क्रॉप फर्टिलाइजर की तरह, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाता है। एल्गल ब्लूम को ट्रिगर करेगा जो कोज करता है एंटायर फिश पॉपुलेशन को कि वो उस एरिया को छोड़ दे, या फिर फिश उसकी वजह से मर भी जाती है। ये एल्गल जो ब्लूम आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है, राइट। ओशन डेड जोन, अ रिड्यूस लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर, जो एक रिड्यूस हो जाता है लेवल का ऑक्सीजन का पानी में। बायोस्फीयर इंटीग्रिटी बाउंड्री ये वायलेटेड है कि लास्ट 19th सेंचुरी में जब लैंड यूज एसेलरेशन हुआ था लैंड यूज में, जिससे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हुआ था बहुत सारी स्पेशीज में। ठीक है, लैंड यूज जब बढ़ा था स्पेशीज पे इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन भी करना पड़ा। सेटलमेंट्स अगर हमें बनाने हैं तो हमें फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ा। इससे क्या हुआ, जो बहुत सारी स्पेशीज है उन पे इम्पैक्ट हुआ। फ्रेश वाटर में क्या हुआ, बाउंड्री वॉज ब्रीच्ड लास्ट सेंचुरी बिटवीन 1905 एंड 929। फ्रेश वाटर की जो बाउंड्री है वो भी ब्रीच हुई है, क्योंकि हम बहुत सारा जो फ्रेश वाटर है उसको पॉल्यूट कर चुके हैं या कहीं ना कहीं वेस्ट कर चुके हैं। नोवेल एंटिटीज,
यहाँ पे एक राइजिंग लेवल है नोवल एंटिटीज का एनवायरमेंट में। ह्यूमंस हैव बीन रिलीजिंग अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट्स ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स भी रिलीज हो रहे हैं, प्लास्टिक रिलीज हो रहा है विदाउट एडिक्वेट सेफ्टी टेस्टिंग फॉर डेकेड्स। उनकी सेफ्टी तो हम नहीं चेक कर रहे हैं और हम इन्वायरमेंट में उनको लेके जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है किस पे, हमारी जो बाउंड्री है उस पे। लैंड सिस्टम चेंज, लैंड यूज का कन्वर्जन, फायर्स हो रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, किसका, अमेज़न ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, वो भी इंक्रीज हुआ है, such that it has now transgressed the planetary boundary। climate change बहुत बड़ा कंसर्न है। analysis notes that both the atmosphere का जो CO2 concentration है और रेडिएटिव फोर्सिंग जो है वो स्पीडली इंक्रीज हो रही है। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन करेंटली 417 पार्ट्स पर मिलियन है, जबकि इट वाज जस्ट 208 ppm बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इतना कम था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद CO2 जो है वो ज्यादा रिलीज हो रहा है। इसकी जो सेफ लिमिट है वो 30350 है, जो हम क्रॉस कर चुके हैं, विच वाज ब्रीच्ड इन 1980 में ही ये हमने क्रॉस कर ली थी। एग्जॉस्टेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ब्रोकन बाउंड्रीज शो करती है कि अर्थ का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है हैव बीन ड्रिवन फार अवे फ्रॉम द सेफ ऑपरेटिंग स्पेस फॉर ह्यूमैनिटी। हमने इतना ज्यादा अर्थ को डिप्लीट कर दिया है, नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया है, इसका जो अर्थ का जो एनवायरनमेंट है उसको हमने इतना पोल्यूट कर दिया है कि ये अब ऑपरेट नहीं कर रहा है सेफली, और ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता है। ओके, होलोसीन पीरियड स्टार्ट हुआ था विद द एंड ऑफ लास्ट आइस एज एंड स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज्ड रिलेटिवली स्टेबल एंड वार्म प्लैनेटरी कंडीशन, स्टेबल था और वार्म प्लैनेटरी कंडीशन थी। ठीक है, बट अभी तो हमारा स्टेबल नहीं है एनवायरमेंट ना, कितने ज्यादा कंसर्न है हमारे पास, अगर हम गिनने बैठ जाए तो टाइम खत्म हो जाएगा। राइट, 6 out of 9 प्लैनेटरी बाउंड्रीज ब्रीच्ड, जैसे बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, कैसे स्पेशीज का लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, कुछ स्पेशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं, कुछ स्पेशीज जो है वो वल्नरेबल है। फिर क्लाइमेट चेंज आ रहा है, वो कैसे हो रहा है, CO2 का लेवल इंक्रीज हो रहा है और रेडिएटिव फोर्सिंग की वजह से। ठीक है, ज्यादा रेडिएशन आ रहा है, जैसे ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही। नोवल एंटिटीज, सिंथेटिक केमिकल्स रिलीज टू द एनवायरनमेंट विदाउट एडिक्वेट सेफ्टी टेस्टिंग, हम ये केमिकल रिलीज कर रहे हैं बिना सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। लिमिट टू बायोमास लॉस, लैंड सिस्टम भी चेंज हो चुका है। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी चेंज हुआ है, ब्लू एंड ग्रीन एल्गी। ओके, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ओजोन का पढ़ लिया है। एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग, ये है सस्पेंडेड जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, बायो जियोकेमिकल फ्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इतने ज्यादा कंसर्न आ गए हमारे पास। ग्रीन वाला शो करता है सेफ ऑपरेटिंग स्पेस, ये जोन ऑफ इंक्रीजिंग रिस्क, और पर्पल वाला बताता है कि हाई रिस्क में है। ओके, अब आता है व्हाट लाई अहेड। अर्थ कभी हील कर सकता है, जब हील कर सकता है अगर ये जो प्लैनेटरी बाउंड्रीज है आर नॉट लाइक टिपिंग पॉइंट्स। अगर ह्यूमंस डू अवे विद फॉसिल फ्यूल बर्निंग, इफ ह्यूमंस डू अवे विद फॉसिल फ्यूल बर्निंग एंड डिस्ट्रक्टिव फार्मिंग, हम इतना ज्यादा फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, वो भी तो हमारे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, जो पॉल्यूशन है वो इतना बढ़ रहा है, और ये जो डिस्ट्रक्टिव फार्मिंग है उसको खत्म कर दी। तो ट्रांसग्रेस बाउंड्रीज को हम कहाँ पे ला सकते हैं, एक स्पेस ऑपरेटिंग स्पेस में ला सकते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन बाउंड्री एक क्या है, इंप्रूविंग है और रिकवर कर रही है एंड रिकवरिंग बाउंड्री है, owing to the combined international efforts initiated by the Montreal Protocol 1987। मतलब क्या है, एक
जो ओजोन डिप्लीशन था, ओजोन डिप्लीशन हो रहा था, तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन बाउंड्री एक इंप्रूव कर रही है, अभी हमारी रिकवर भी कर रही है। तब जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, हमने इस पे काम किया और अब हमें रिजल्ट हमारे सामने। ठीक है, उसके बाद आता है इंडिया फॉलिंग कॉटन प्रोडक्शन। वाई न्यूज, क्यों है न्यूज में? पिंक बॉल worm has taken a toll on the fiber crop even as new mating disruption technologies to control the pest are showing promise। कॉटन क्या है? कॉटन एक इंपॉर्टेंट फाइबर है और कैश क्रॉप है इंडिया का, प्ले करता है एक डोमिनेंट रोल किसमें? इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में हमारी कंट्री की। ओरिजिन क्या है इसका? ओरिजिन ये है कि इंडिया इज बिलीव टू बी द होम ऑफ कॉटन, कॉटन का होम है इंडिया में, बिकॉज आर्ट ऑफ मेकिंग क्लोथ फ्रॉम कॉटन वाज फर्स्ट डेवलप इन इंडिया। इंडिया में ही पहले ये डेवलप हुआ था। कल्टिवेटेड स्पेशीज, 4 कल्टिवेटेड स्पेशीज है कॉटन का। ओल्ड वर्ड कॉटन, एशियाटिक कॉटन, गॉसिपियम, एर्बोरियम, जी हर्बेशियम। फिर आता है न्यू वर्ड कॉटन, यहाँ पे जी हर्स्यूटम है, अमेरिकन अपलैंड कॉटन है ये, और जी बैरबेडेंस इजिप्शियन कॉटन है। 4 तरह की ये हमारे पास कॉटन पाई जाती है। अब आता है जी हर्स्यूटम, रिप्रेजेंट करता है 94% हाइब्रिड कॉटन प्रोडक्शन का इंडिया में, एंड ऑल द करंट बीटी कॉटन हाइब्रिड्स आर जी हर्स्यूटम। ठीक है, इंडिया केवल कंट्री है वर्ल्ड में जहां पे 4 तरह की कल्टिवेटेड स्पेशीज ग्रोन है कमर्शियल स्पेस पे। इंडिया ही सिर्फ ऐसी कंट्री है। अब इसके लिए क्लाइमेट और सॉइल कैसी चाहिए? कॉटन एक सेमी ज़ेरोफाइट है, दैट इज इसको हम ग्रो करते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में। ठीक है, ये ग्रोन है बहुत सारी वेराइटी ऑफ सॉइल्स में, जो रेंज करती है वेल ड्रेन्ड डीप एलुवियल सॉइल से ब्लैक क्लेई सॉइल तक। कॉटन एक खारिफ क्रॉप है, एक मेजर पार्ट है कंट्री का, एंड ऑल्सो मानसून बेस्ड है, इसमें सदर्न जोन में मानसून पे डिपेंडेंट है। स्टेटस क्या है कॉटन प्रोडक्शन का और कंजप्शन का? इंडिया इज हैविंग फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन कॉटन प्रोडक्शन, पहला नंबर 1 है इंडिया कॉटन के प्रोडक्शन में। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का इंडिया में, उसके बाद आता है पंजाब और महाराष्ट्र। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है कॉटन का वर्ल्ड में। ठीक है, इंडिया स्टैंड करता है फर्स्ट इसमें वर्ल्ड में इन कॉटन एक्रिएज। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन का। 67% जो इंडिया का कॉटन है वो ग्रो करता है रेनफेड एरियाज में और 33% इरिगेटेड एरियाज में। प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो 38 रैंक में है ईल्ड की। 510 किलोमीटर पर हेक्टेयर ईल्ड होती है कॉटन की, तो 38 रैंक है। सिग्निफिकेंस क्या है कॉटन का? गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फायर फ्रॉम द सीड। जो कॉटन के सीड्स आते हैं डायरेक्टली प्लांट से, उनसे हम कॉटन को सेपरेट करते हैं, तो उसको जिनिंग बोलते हैं। गिनिंग। रॉ अनजिन्ड कॉटन हार्वेस्टेड बाय फार्मर्स इज कॉल्ड कपास, विच हैज द वाइट फ्लफी फाइबर। कपास होता है, उसके पास वाइट फ्लफी फाइबर होता है या लेंट होता है 36%, और सीड भी होता है उसमें। तो कॉटन के पास कॉटन हैज अ रफली 2/3 शेयर इन इंडियाज टोटल टेक्सटाइल फाइबर कंजप्शन। हमारा जो इंडिया का टेक्सटाइल फाइबर जो कंजप्शन है उसमें 2/3 शेयर हमारा किसका? कॉटन का। एक मेजर रोल प्ले करता है किसमें? सस्टेन करने में लाइवलीहुड किसका? एस्टिमेटेड 6 मिलियन कॉटन फार्मर्स का। 6 मिलियन कॉटन फार्मर है, उनकी लाइवलीहुड किस पे डिपेंडेंट है? कॉटन की कल्टीवेशन से। और 40 से 50 मिलियन पीपल जो इंगेज है इन रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे कॉटन को प्रोसेस करने में और ट्रेड को। तो रोजगार काफी लोगों का वो डिपेंडेंट है कॉटन के कल्टीवेशन से। ठीक है, और अब यहाँ पे आता है कॉटन सीड जो है कंट्रीज का थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस वेजिटेबल ऑयल है आफ्टर मस्टर्ड एंड सोयाबीन। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो वेजिटेबल ऑयल है मस्टर्ड और सोयाबीन के बाद वो कौन सा है हमारा? वो है कॉटन सीड। कॉटन सीड केक एक प्रोटीन रिच फीड इंग्रेडिएंट्स है। ये किसके लिए? लाइव स्टॉक के लिए और पोल्ट्री के लिए। सेकेंड बिगेस्ट
फीड केक या मील है सोयाबीन के बाद। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की वजह से इंडिया में कॉटन को हम व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट इशू विद कॉटन प्रोडक्शन? अब कॉटन की प्रोडक्शन में बहुत सारे इशू आ रहे हैं। क्या इशू है? 2000 से 2001 के बीच में और 2013 से 14 के बीच में इंडिया का जो कॉटन प्रोडक्शन था इन टर्म्स ऑफ लिंट ऑलमोस्ट वो ट्रिपल हो गया था, 140 लाख से 398 लाख बेल्स ऑफ 170 kg ईच ड्यू टू बीटी टेक्नोलॉजी। ठीक है, बीटी टेक्नोलॉजी आई जिसमें हमने कॉटन की जो उनको मॉडिफाई कर दिया था जेनेटिकली, राइट। However, Pactinophora, Gozipila और Pink Hallworm have developed resistance BT toxin over time and to fall in yields। लेकिन ये जो है Pactinophora है या Pink Hallworm है, उसने रेसिस्टेंट बीटी टॉक्सिन को डेवलप कर दिया है इसमें ओवर टाइम, और हमारा जो यील्ड है वो फॉल हुआ है, राइट। कॉटन प्रोडक्शन देखो ये इतना था, अब ये हमारा यहाँ पे ये इसलिए है क्योंकि ये पीबीडब्ल्यू जो है वो एक मोनोफेगस पेस्ट है जो फीड करता है सिर्फ कॉटन पे, अनलाइक अमेरिकन ऑलबॉम दैट इज पॉलीफेगस विद ऑल्टरनेटिव होस्ट। पीबीडब्ल्यू पॉपुलेशन जो रेसिस्टेंट हुई थी फ्रॉम कंटिन्यूसली फीडिंग ऑन बीटी हाइब्रिड्स, वो बीटी हाइब्रिड्स पे जब फीड करती थी तो वो उसने रेसिस्टेंट डेवलप किया था। therefore gradually overtook and replaced the ones that were susceptible। पेस्ट शॉर्ट लाइफ साइकिल जो है वो 25 से 35 दिन की होती है, वो कंडक्टिव थी। इसके लिए कंप्लीट करने के लिए एटलीस्ट 3 से 4 जनरेशन एक सिंगल क्रॉप सीजन में 180 से 270 डेज का ये होता है लाइफ साइकिल। कॉटन की जो क्रॉप है उसका नॉट लाइफ साइकिल, लेकिन इसका ड्यूरेशन होता है जिसमें ये राइपन हो जाते हैं, फर्दर एक्सेलरेटिंग द रेसिस्टेंट ब्रेकडाउन प्रोसेस। बीटी कॉटन क्या है? वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो अलाउड है इंडिया में। बीटी कॉटन हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड बाय द इंसर्शन ऑफ वन और मोर जीन्स फ्रॉम अ कॉमन सॉइल बैक्टीरिया। तो इसमें क्या है, बीटी कॉटन में जो सॉइल का जो बैक्टीरियम है उससे जीन को निकाला, जिसको बैक्टीरिया कौन सा? बैसिलस thuringiensis। इससे फिर बीटी कॉटन में डाला और फिर बीटी कॉटन को हमने क्या इसके रेसिस्टेंट बना दिया। अब ये रीजन है कि इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन क्यों फॉल हो रहा है। इस वजह से हो रहा है लार्जेस्ट इन्फेस्टेशन ऑफ पिंक बॉलवॉर्म। पीबीडब्ल्यू जो है वो कॉटन की बॉल्स पे फीड करता है, और जब वो फीड करता है तो उससे वो उनको इन्फेस्ट कर रहा है। लिंट की जो क्वालिटी है और यील्ड्स को भी अफेक्ट कर रहा है। रेनफॉल अनइवन है, एग्रीकल्चरल श्रिंकेज है इन सम ऑफ द की ग्रोइंग स्टेट। कुछ स्टेट में लोग एग्रीकल्चर को अपना ऑक्यूपेशन छोड़ चुके हैं और वो दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं। कल्टीवेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्लाइमेट इंड्यूस्ड चेंज इन पेस्ट डायनेमिक्स। पेस्ट की जो डायनेमिक है उस पे क्लाइमेट ने चेंज इंड्यूस कर दिया है। रैम्पेंट सेल है अनऑथोराइज्ड सीड्स का एंड अनचेक्ड पेस्टिसाइड स्प्रेज। कुछ ऐसे स्प्रेज की सेल हो रही है जो कि अनचेक है, अनऑथोराइज्ड सीड्स की सेल हो रही है। लोकल प्राइसेस रिड्यूस हो गए हैं और चाइना से भी डिमांड कम हो गई है कॉटन की। यूएस एम्बार्गो ऑन कॉटन प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइनाज प्रोविंस। इम्पैक्ट हुआ है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स का। रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट्स है तो उससे भी इम्पैक्ट हुआ है कॉटन के प्रोडक्शन। ये जो बॉल वॉर्म इन्फेस्टेशन है इसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं? पहला है सॉल्यूशन की पेस्ट इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से हमारे पास? प्रोफेनोफॉस है, उसके बाद है हमारा क्लोरपाइरिफॉस है, इंडोक्साकार्ब है एंड साइपरमेथ्रिन। मेटिंग डिस्ट्रप्शन इन्वॉल्व करता है डिप्लॉय करना किसको? गोजीप्लूर को, एक फेरोमोन सिग्नलिंग
केमिकल है जो अट्रैक्ट करता है मेल अडल्ट स्पॉट्स को इनटू ल्यूज, और हमें फिर इसकी मेटिंग को प्रिवेंट करना है फीमेल के साथ। ठीक है, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड है और रजिस्ट्रेशन कमिटी है अंडर द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये अप्रूव किया है, अप्रूव टू मेटिंग डिस्ट्रप्शन प्रोडक्ट्स। मेटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए 2 प्रोडक्ट्स को अप्रूव कर दिया। पीबी नोट एक डिस्पेंसर है जिसके पास 20 सेंटीमीटर होलो पॉलीथीन पाइप है जिसमें कोजीप्लूर को हम इम्प्रेग्नेट करते हैं और इसको रिलीज करते हैं 90 डेज में एंड रिड्यूसिंग द स्कोप फॉर इन्फेस्टेशन, और जो स्कोप है इन्फेस्टेशन को उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद आता है स्प्लैट PBW, एक फ्लोवेबल इमर्जन फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी है क्या डिलीवर करने के लिए, कोजीप्लूर को डिलीवर करने के लिए। कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं प्रमोट करने के लिए कॉटन की प्रोडक्शन। अब ये तो है कि कैसे हम कर सकते हैं, स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, TMC इस टेक्नोलॉजी मिशन ऑन कॉटन एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2000 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि कॉटन का प्रोडक्शन है और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कमर्शियल क्रॉप्स कॉटन प्रोग्राम, कॉटन डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसके अंडर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर 2014 से 15 से। क्यों? क्योंकि हमें एनहांस करना है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, देयर इज नो ईयरमार्क्ड एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर कॉटन अंडर RKVY। इसमें हमें इस स्कीम के अंदर हमें कोई भी फंड नहीं मिला है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, राइट। हाउएवर स्टेट्स अंडरटेक कर सकते हैं कॉटन प्रोग्राम्स को, कुछ स्टेट्स जो है वो अपना अपना डिसीजन लेके RKVY के अंदर कॉटन के प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गारंटी प्राइस है प्रोड्यूस के लिए, वो प्रोवाइड करते हैं कॉटन को, कॉटन के लिए गवर्नमेंट देती है फार्मर्स को। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CCI एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एस्टेब्लिश हुई थी 1070 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। क्यों? क्योंकि एंगेज करना है डाइवर्स एक्टिविटीज में जो रिलेटेड है ट्रेड से, प्रोक्योरमेंट से एंड एक्सपोर्ट से कॉटन की। फिर आता है CICR, ICAR ने एस्टेब्लिश किया था ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च एट नागपुर इन 1976। कॉटन की रिसर्च के लिए ही ये सिर्फ डेडिकेटेड है, राइट। उसके बाद आता है, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये हम देख लेते हैं। आरोग्य मंथन 2023 मिनिस्ट्री है हेल्थ की, फैमिली वेलफेयर की, वो ऑर्गेनाइज कर रही है आरोग्य मंथन सेलिब्रेट करने के लिए 5 साल किसके, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, और 2 साल किसके, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, एम क्या है? एम ये है कि हमें इंसाइटफुल डिस्कशन करना है और डेलिब्रेशंस ऑन चैलेंजेस, ट्रेंड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द 2 स्कीम्स। इसमें एक डिस्कशन होगा कि इसकी ये जो स्कीम है उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, हम उसकी प्रैक्टिसेस को कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये होस्ट कौन करेगा? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के दोनों जो फ्लैगशिप है हेल्थ केयर स्कीम्स एम करती है प्रोवाइड करने के लिए एक्सेसिबल, अवेलेबल, अफोर्डेबल और स्केलेबल हेल्थ केयर टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया, राइट। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब है कि पीपल हैव एक्सेस टू द फुल रेंज ऑफ क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज दे नीड, जो भी उनको हेल्थ सर्विसेज चाहिए वो उनको दे दी जाए व्हेन एंड वेयर दे नीड देम विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप। अगर लोगों के पास पैसे नहीं है तो उनको मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उससे वो महरूम ना रहे। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है एपिक्स बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है इंप्लीमेंट करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। इट हैज बीन एंट्रस्टेड विद द रोल ऑफ डिजाइनिंग स्ट्रेटजी, बिल्डिंग टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी बॉडी ने
क्या किया है कि डिजाइन किया है स्ट्रैटेजी को, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिजाइन किया है, इम्प्लीमेंटेशन जो होना है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, ठीक है, क्रिएट करने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो सक्सेसर है किसका नेशनल हेल्थ एजेंसी का सक्सेसर है, ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में लॉन्च हुई थी एज रिकमेंडेड बाय द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। इसका जो एम था वो क्या था, प्रोग्रेशन था टुवर्ड्स प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड पैलिएटिव एंड रिहैबिलिटेटिव एस्पेक्ट्स किसका, यूनिवर्सल हेल्थ केयर का। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है हैविंग सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट अंडर आयुष्मान भारत मिशन। मिनिस्ट्री क्या कहती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है, लॉन्च हुआ था अचीव करने के लिए विजन किसका, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। ये कंसिस्ट करती है दो कंपोनेंट्स, पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन फाउंडेड था अलोंग विद दिस स्कीम टू मेक हेल्थ केयर मोर कन्वीनियंट फॉर सिटीजन। फिर आता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी आया था, वो भी पाया गया था इस स्कीम के अंडर ही, ताकि हेल्थ केयर को ज्यादा अफोर्डेबल बना दिया जाए, ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च हुआ था 2021 में। डेवलप करना है बैकबोन को जो नेसेसरी है सपोर्ट करने के लिए इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, इसमें कंट्री में ब्रिज करेगा जो एग्जिस्टिंग गैप है among different stakeholders of healthcare ecosystem to digital highways। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया गया है जिससे जो गैप है वो रिड्यूस हो जाएगा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में, ठीक है। ABDM एम्स करता है प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें यूनिक डिजिटल हेल्थ ID देती है सारे इंडिया के सिटीजन्स को टू हेल्प हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस फर्म्स एंड सिटीजन एक्सेस हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो एक यूनिक ID मिलेगी जिससे जितने हॉस्पिटल्स है, इंश्योरेंस के फर्म्स है, सिटीजन है, वो अपने हेल्थ रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली जब भी उनको जरूरत है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ये आया है PIB में, आरोग्य मंथन में। आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं तो PIB वेबसाइट पे जाके आप इसको देख सकते हैं। 5 eyes। हरदीप निज्जर किलिंग, US एनवॉय कंफर्म्स कैनेडा गोट 5 eyes इंटेलिजेंस अगेंस्ट इंडिया। 5 eyes का मतलब होता है इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस, इसका यूनाइटेड स्टेट का, यूनाइटेड किंगडम का, ऑस्ट्रेलिया का, कनाडा का और न्यूजीलैंड का, ठीक है। इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस ओरिजिन जो था, ये जो अलायंस था वो ओरिजिनेट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1943 में ब्रिटेन USA ब्रूसा अग्रीमेंट लेड द फाउंडेशन फॉर व्हाट बिकेम द UK USA अग्रीमेंट और साइंड हुआ था 1946 में। कनाडा ने इसको 1949 में फिर ज्वाइन किया, उसके बाद न्यूजीलैंड भी आ गया ग्रुप में, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया, ठीक है, 1956 में। और ये अलायंस इन कंट्रीज ने बना लिया गया है। वर्किंग क्या है, 5 eyes मेंबर्स यूज करते हैं कम्युनिकेशन मेथड, जैसे कि इंक्लूडिंग सिग्नल इंटेलिजेंस, मॉनिटर करने के लिए सिटीजन्स को ऑफ अदर मेंबर कंट्रीज, दूसरी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके सिटीजन्स को मॉनिटर करने के लिए बेसिकली, ठीक है। ये है क्या, SIGIENT सिगिंट है क्या, एक इंटेलिजेंस है जो डिराइव्ड है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से और सिस्टम से जो foreign used by foreign targets such as communication system, radars, weapon system that provides a vital window for our nation into foreign adversaries capabilities, actions and intentions। तो 2016 में 5 eye इंटेलिजेंस ओवरसाइट और रिव्यू काउंसिल केम इनटू बीइंग। रिसेंट इशू क्या है, इंटेलिजेंस शेयर्ड अमंग 5 eyes पार्टनर हैड प्रॉम्प्टेड कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिया। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इंडिया पे एलिगेशंस लगाए हैं, ठीक है। ड्राफ्ट
पेटेंट्स अमेंडमेंट रूल्स 2023 का ड्राफ्ट पेटेंट अमेंडमेंट्स रूल्स रिलीज हुए थे रिसेंटली. इट इज फर्दर अमेंडमेंट टू द पेटेंट रूल. जो पेटेंट रूल है उसमें अमेंडमेंट हुए थे. 2003 का जो पेटेंट्स एक्ट आया था, टू पेटेंट्स एक्ट 1970 में ये एक्ट बना था, और 2003 में पेटेंट्स रूल जो है फर्दर अमेंडमेंट्स है पेटेंट रूल्स जो आई थी 2003 में. रिलीज बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड फॉर स्टेक होल्डर्स. रिसेंट इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुए? फी में चेंजेस हुए. रूल्स ने ये इंट्रोड्यूस किया है, एक वेरिएबल फी होगी फिल करने के लिए प्री ग्रांट अपोजिशंस. ठीक है, प्रपोज इंट्रोडक्शन होगा फीस का, जो कि रन कर सकता है किसमें? थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में. थस ये एक फाइनेंशियल बर्डन देगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में. एंड पेशेंस प्रूफ फिलिंग प्री ग्रांट अपोजिशन. प्री ग्रांट अपोजिशन एक इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ सेफगार्ड्स है अगेंस्ट पेटेंट एवरग्रीनिंग एंड अनमेरिटेड मोनोपोलीज. Patent evergreening refers to the continuing extension of patent rights by obtaining many patents for the same item. जिसमें हम पेटेंट की जो राइट्स हैं वो हम कंटिन्यू कर देते हैं, राइट. ड्राफ्ट रूल्स ऑथराइज करता है किसी भी एक पर्सन को कि वो प्री ग्रांट अपोजिशन को फाइल कर सकता है, लेकिन मेंटेनेबिलिटी जो होगी पिटिशनर की वो ऑटोमेटिक नहीं होगी और वो डिटरमिन्ड होगी किससे? कंट्रोलर से. टाइम लिमिट एप्लीकेंट ये रिक्वायर्ड है कि कीप द कंट्रोलर इन्फॉर्म्ड फॉर द पैटेंट फाइल्ड इन एनी कंट्री अपार्ट फ्रॉम इंडिया. इंडिया से बाहर अगर आप किसी भी कंट्री में पेटेंट को फाइल करते हैं तो कंट्रोलर को इसकी इंफॉर्मेशन देनी है, और वो रिड्यूस कर दी गई है 6 मंथ से 2 मंथ्स पे फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस. अगर कंट्रोलर सॉर्ट करता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ऑब्जेक्शन फॉर नोवेल्टी और पेटेंटेबिलिटी, द सेम हैज टू बी फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन 6 मंथ्स. कंट्रोलर डिमांड कर लेता है फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन को, तो ये जो है एप्लीकेंट है उसको इसको देना होगा. ठीक है, किसको देना होगा? इसको कंट्रोलर को. कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपका कंट्रोलर मांगता है तो